हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बीपीएससी ट्री सेकेंड फेज की आपकी जो बहाली की तैयारी चल रही है सामाजिक विज्ञान की, और सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर पूरा तैयारी चल रहा है। तो फटाफट दोस्तों सभी लोग आ जाइए। सामाजिक विज्ञान का हमारे यहाँ दोस्तों आपका 6 से लेकर के 10 क्लास तक आपका, ठीक है, 6 से लेकर के 10 क्लास तक, जिसमें आपका 6 to 8 भी हो जाएगा और 6 to 9 10th भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसमें आपको एमसीक्यू, अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स के लिए, आपको 6 से लेकर के 10 क्लास तक सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चारों सेक्शन का आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए वो भी चैप्टर वाइज मिल जाएगा आपको, ठीक है। सभी क्लास का आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स क्लास वाइज और चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको अलग अलग पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि वहां से आप प्रैक्टिस कर सके अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी बुक अगर फॉलो कर रहे हैं, पढ़ लिए हैं, और जो आपको ये मिलेगा पीडीएफ, ये एनसीईआरटी बेस्ड आपका होगा, क्योंकि एनसीईआरटी पर ही आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा बीपीएससी के द्वारा आपका। तो ये नंबर है, आपको व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये नंबर आपको दिया गया है, आप इससे जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक आपको मिलेगा, एमसीक्यू सामाजिक विज्ञान। तो आज देखिए 9 बजे से डेली आपकी टेस्ट होती है, ठीक है। 9 बजे रात में डेली आपकी टेस्ट होती है सामाजिक विज्ञान की। और आज हो दोस्तों आपका टेस्ट नंबर आपका 16, ठीक है। टेस्ट नंबर आज हम लोग देखेंगे 16, और 16 में यहाँ पर 6 to 8 के लिए और 9 10th दोनों के लिए आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 11 12 का कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी आपका ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सामाजिक विज्ञान का कोई माँ बाप होता नहीं है, ठीक है। ये हर एक एग्जाम में और हर एक लेवल से आपको पूछ दिया जाता है। 11 12 में भी 6 का क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, है ना। 9 10th का भी पूछ देगा, 11 12 का भी पूछ सकता है। तो हर एक क्लास के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली आपकी लाइव चलती है रात में 9 बजे से, ठीक है। और ये एनसीईआरटी पर आपको ये आधारित है ना। और चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है। देखिए इकोनॉमिक्स का सवाल है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का सवाल है, आज का पहला सवाल है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है दोस्तों, है ना। देखिए मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता कभी कभी देखने को मिलता है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रतियोगिता होता है आपकी एग्जाम में ही, है ना। मार्केट में भी उससे ज्यादा कंपटीशन चलता है, आपको प्रतियोगिता चलता है, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता जो होता है, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है तब होता है आपका, यानी कि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में होता है ना कि बाजार की आदर्श स्थिति को ये दर्शाता है पूर्ण प्रतियोगिता दोस्तों आपका, ठीक है। ये बाजार की आदर्श स्थिति को भी दर्शाता है, यानी कि फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, ठीक है। अभी तो देखे थे पूर्ण प्रतियोगिता, अब है अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा, समरूप होता है या भिन्न भिन्न होता है, या वजन तथा गुण में समान होती है, या वस्तुओं का पैकिंग एक समान होता है। तो ये इकोनॉमिक्स का सवाल है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में दोस्तों वस्तुएं जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, है ना। आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा यहाँ पर सीमित होता है, ठीक है। अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा जो होता है सीमित होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर दोस्तों 3rd नंबर की, एकाधिकार की स्थिति में विक्रेताओं की संख्या क्या होती है। अब देखिए एकाधिकार के बारे में कह रहा है। देखिए एकाधिकार कभी कभी मार्केट में क्या होता है कि आप कोई सामान लेने गए और वो सामान जो है सिर्फ वही दुकान में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो उसको कहेंगे एकाधिकार, यानी उसको ये अधिकार हो गया है कि वो सामान कितने में वो महंगा भी बेच सकता है ना, उसकी मर्जी, क्योंकि वही मिलेगा और आपको लेना पड़ जाएगा। तो ये होता है एकाधिकार की स्थिति में विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, अत्यधिक होती है या अनेक होती है या 2 होती है या 1 होती है। देखिए एकाधिकार का मतलब ही हुआ कि यहाँ पर क्या होगा, एक ही दुकान है ना, आपको सामान वहीं लेना पड़ेगा, है ना, चाहे वो महंगा दे या सस्ता दे, लेना पड़ेगा वहीं पर। तो कहता ना कि एकाधिकार है उसका आपका, है ना, क्योंकि वो सामान आपको वहीं मिलेगा। तो यानी एक ही दुकान है, यानी कि एक होती है कि नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। देखिए इकोनॉमिक्स जो है ना थोड़ा सा अपने ऊपर अप्लाई करके भी थोड़ा सा आप इसको बना सकते हैं, है ना, अपने ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको एकाधिकार
ठीक है। एकाधिकार में होता है कि किसी वस्तु की उत्पादन एवं व्यापार पर एक फर्म का पूर्ण नियंत्रण इस पर हो जाता है। लेकिन वही कि किताबी भाषा में थोड़ा सा लिख देता है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। लेकिन वही हुआ एकाधिकार का मतलब, कहता है ना कि मतलब तो एकाधिकार हो गया तुम्हारा, तो एकाधिकार का मतलब वही हुआ, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु के उत्पादन और व्यापार पर एक ही फर्म का मतलब पूरा नियंत्रण है, वही सामान बना रहा है और वही बेच रहा है आपका, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या होता है ना कि इसमें फर्म जो होता है, जो बना रहा है, जो बेच रहा है, वो अधिक लाभ कमाने का प्रयास करता है, क्योंकि मार्केट में कोई कंपटीशन वाला है ही नहीं, है ना। जो सामान वो बेचेगा तो एक को ही है, तो जितना मन में करेगा उतना में बेचेगा दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा आपका 4 नंबर, कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या क्या होती है। अब देखिए, कंपटीशन तो आपकी एग्जाम में तो जबरदस्त इस बार होने वाली है, उसी प्रकार से मार्केट में भी कंपटीशन है ना। मार्केट में जिसका दुकान है उससे कभी मिलिए, आपके घर में भी दुकान होगा, है ना, तो देखते होंगे कि वो दुकान वाला थोड़ा सा 1 रुपये सस्ता दे रहा है तो आदमी उसी के पास चला जाता है। आप 1 रुपये सस्ता देने लगे तो आपके पास आ जाएगा, है ना। तो ये होता है आपका, ठीक है। तो वहां पर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन चलते रहता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कह रहा है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत अधिक होती है ना। अधिक होगा तब तो कंपटीशन बढ़ेगा, है ना। आपके एग्जाम में क्या है, स्टूडेंट ज्यादा है तो कंपटीशन बढ़ गया, है ना। इसके पिछले बार स्टूडेंट कम था थोड़ा सा तो कंपटीशन कम था। अब ऐसी धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है सभी चीजों में, है ना, संख्या बढ़ रही है। तो आंसर हो जाएगा आपका बहुत अधिक होगा, तब यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है ना लगभग प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन याद करने वाला भी होता है, जो आपको याद ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, है ना। तो आप एनसीईआरटी बुक को भी पढ़ते रहिए, फॉलो करते रहिए 6 से लेकर के 10 क्लास तक। और उसके अलावा जो मैं 9 बजे डेली टेस्ट लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, वो सारे आप टेस्ट देते रहिए, ठीक है। और भी आप प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट मार्केट में आपको अब लगभग आ ही गया होगा, देख लीजिएगा, है ना। जिसका भी आपको अच्छा लगे उसका प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता होती है। अब देखिए, यहां पर कह रहा है कि अपूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषता होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता होती है क्या होती है दोस्तों, तो अपेक्षाकृत कम विक्रेता और वस्तु विभेद हो जाएगा। यहाँ पर अपेक्षाकृत कम विक्रेता और वस्तु विभेद हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार जो होता है वो असंतुलित हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर चलते हैं हम, प्रश्न नंबर है आपका 6 नंबर। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाजार क्षेत्र के अनुसार है। बताइए, बाजार क्षेत्र के अनुसार यहाँ पर कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, फुटकर बाजार है, विशिष्ट बाजार है या अल्पकालिक बाजार है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कौन सा बाजार क्षेत्र के अनुसार है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्षेत्र के अनुसार यहाँ पर होगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, है ना, बाजार क्षेत्र के अनुसार है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा बिल्कुल सही। बाजार जहाँ क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच आदान प्रदान होती है उसी को तो कहा जाता है बाजार, है ना। बाजार किसको कहेंगे, तो जहाँ पर जो सामान है उसका क्रय विक्रय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार समय के अनुसार है। देखिए, समय के अनुसार प्रांतीय है, थोक है, दीर्घकालिक है या अपूर्ण बाजार है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा बाजार जो समय के अनुसार है ना। तो देखिए, दीर्घकालिक बाजार को कहा जाता है समय के अनुसार दोस्तों, ठीक है। दीर्घकालिक बाजार जो है ये समय के अनुसार है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, यहाँ से सबसे सही हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बाजार से संबंधित कि विश्व का सबसे बड़ा मंडी कहाँ है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मंडी, ठीक है, जैसे कि आपको पटना मुसल्लेपुर हाट मंडी है ना, सब्जी का मंडी है दोस्तों, उसी प्रकार से विश्व का अगर पूछ लिया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा मंडी जो हो जाएगा वो न्यूयॉर्क हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा, न्यूयॉर्क का मंडी, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा ये मंडी है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर की, राष्ट्रीय बाजार में वस्तु के विक्रेता होते हैं। बताइए, राष्ट्रीय बाजार में वस्तु के विक्रेता होते हैं स्थान विशेष या पटना तक सीमित, पूरे देश भर में फैले हुए या पूरे विश्व भर में फैले हुए, या फिर इसमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय बाजार में कह रहा है वस्तु के विक्रेता जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये
ऐसा थोड़ी कि पटने तक सीमित रहेगा, ऐसा थोड़ी है, तो गलत बात हो गया, है ना। पूरे विश्व भर में फैले हुए, ये भी गलत है, पूरे देश में फैला हुआ, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय बाजार की बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय की बात नहीं कर रहा है। जब राष्ट्रीय हो रहा है तो पूरे देश में हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, है ना, जितने लोग लाइव है एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक दबा दीजिए, अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार का सवाल हो बिहार टीचर से संबंधित, है ना, तैयारी से संबंधित, ठीक है, डॉक्यूमेंट से संबंधित, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी सवाल होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं, है ना। जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा आपको जवाब नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 9 नंबर। चलिए 9 नंबर सवाल कह रहा है कि मछली हरी सब्जी का बाजार होता है। देखिए मछली आप खरीदने गए होंगे मार्केट में, हरी सब्जी खरीदने गए होंगे, तो इस प्रकार का जो बाजार है होता है वो दोस्तों कैसा बाजार होता है ना, वो किस प्रकार का होता है, स्थानीय होता है, क्षेत्रीय होता है, या राष्ट्रीय होता है, प्रांतीय होता है, कैसा बाजार होता है ना। तो इस प्रकार के बाजार को कहा जाता है स्थानीय बाजार, है ना। स्थानीय बाजार कहा जाता है जहां पर मछली है, हरी सब्जी है, और भी आपको जरूरत की जो सामानें हैं वहां पर जो मिलती है, ठीक है, तो वो कहा जाएगा क्या, स्थानीय बाजार। आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ये सारे सिलेबस में आपको पढ़ना है, ठीक है, मैं ऐसा ही क्वेश्चन लेकर नहीं आ गया हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, अगर आप पढ़े होंगे ना एनसीईआरटी बुक तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, बाजार के बारे में उसको पूरा दिया गया एनसीईआरटी बुक में, ठीक है ना। तो जितने भी सवाल हैं आपके एनसीईआरटी से ही हैं, और यही सवाल आपको एग्जाम में फिर छपेंगे। चलिए, और ये आपको दिया गया है कि एनसीईआरटी, अगर आपको नोट्स चाहिए 6 से लेकर के 10 क्लास तक, एमसीक्यू आपको मिल जाएगा नोट्स 6 से लेकर के 10 क्लास तक। तो ये नंबर आपको व्हाट्सएप दिया गया, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैसे प्राप्त होगा ये आपको बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पैमाने के प्रतिफल का अर्थ होता है। बताइए पैमाने के प्रतिफल का अर्थ क्या होता है, पैमाने के प्रतिफल का अर्थ क्या होता है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन पढ़िएगा और फटाफट जवाब दीजिएगा। देखिए कभी कभी एग्जाम हॉल में, है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो बड़का ऑप्शन रहता है ना उसको टिक कर देते हैं, एकदम बड़का गोला कर देते हैं। देखिए अच्छी बात है ना, ये 80% 90%, है ना, 80 से 90% आपका ये सही हो जाता है। जब क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे, जो ऑप्शन बहुत बड़ा लिखा रहे 2-3 लाइन में, आप उसको टिक कर दीजिएगा। 80%, 70-90% आपको सही होने का चांस रहता है दोस्तों। और इसका भी आंसर यही होगा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये काम करिएगा, अन्यथा ये काम मत करिएगा, ठीक है। पैमाने का प्रतिफल का अर्थ होता है कि जब उत्पादन में प्रयुक्त सभी साधनों के अनुपात में वृद्धि समान रूप से होता है, इसी को कहा जाता है पैमाना का प्रतिफल, यानी कि समान रूप से वृद्धि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 11 नंबर। 11 नंबर सवाल है कि पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का आशय क्या है ना। यहाँ पर कह रहा है कि पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का आशय क्या है। तो पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का आशय है कि यानी कि जिस अनुपात में साधन बढ़ाया गया है, ठीक है, उसकी अपेक्षा अधिक अनुपात में उत्पादन बढ़े, है ना। तो ये बढ़ते हुए में हो जाएगा आपका, यानी कि जिस अनुपात में साधन बढ़ाया गया है उसके अपेक्षा में अधिक अनुपात में दोस्तों उत्पादन बढ़ना चाहिए, यानी कि आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्पादन बढ़ने वाला कहाँ गया, जिस अनुपात में साधन बढ़ाया गया है उसकी अपेक्षा अधिक उत्पादन में अधिक अनुपात में उत्पादन बढ़े। सी नंबर यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रतिफल का अर्थ होता है ना प्राप्त आय लाभ, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर की बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या का समाधान के लिए क्या आवश्यक है। देखिए बिहार में तो ग्रामीण क्या शहरी भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, शिक्षित भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है ना, शिक्षित भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। तो बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों। तो ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के लिए जो आवश्यक है क्या होनी चाहिए, आप खुद से सोच लीजिए। तो कृषि का विकास तो करना ही पड़ेगा ना, ग्राम उद्योग का विकास करना पड़ेगा, और जनसंख्या पर नियंत्रण तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। बिहार में जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, पूरे भारत में दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है तो बिहार में, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका 13 नंबर की सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है। तो ये क्वेश्चन कई बार छप चुका है और छपेगा ये क्वेश्चन बार बार, है ना, ये क्वेश्चन बार बार छपेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 100 दिन, है ना। आपको तो याद हो गया होगा कि 100 दिनों का रोजगार देने की यहाँ पर वादा किया गया है, किसके द्वारा, तो नरेगा के द्वारा आपका, ठीक है।
है ना। नरेगा जो आपको लागू हुआ था दोस्तों, है ना, नरेगा जो लागू हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। नरेगा आया था आपका 2005 में, है ना। ये जो अधिनियम जो लाया गया था, तो ये नरेगा अधिनियम जो था ये 2005 में लाया गया था आपको, है ना। मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय, कांग्रेस की सरकार थी, और इसको 2006 ईस्वी में इसको लागू कर दिया गया था ना, 2006 में इसको लागू किया गया था। और नरेगा जो था इसको सबसे पहले दोस्तों लागू किया गया था आंध्र प्रदेश में आपको, ठीक है। कहाँ लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में दोस्तों, और बंदनापल्ली गांव में इसको लागू किया गया था सबसे पहले, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू कब हुआ था? तो भैया ये तो हम अभी बता दिए, है ना, कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 2006 में, लेकिन हम बताए थे 2006 यहाँ पर दे दिया है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त क्या होगा? तो फरवरी हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया था। और फरवरी दो गो है, तो आंसर हो जाएगा 2006 वाला, है ना। फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया था। देखिए इसको जो नरेगा है दोस्तों, है ना, ये 2014 ईस्वी में, है ना, याद रखिएगा एक चीज, 2014 ईस्वी में विश्व बैंक ने नरेगा को, है ना, नरेगा को दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा योजना माना था, और नरेगा का नाम करके मनरेगा कर दिया गया है ना। नरेगा तो हम कह रहे हैं, लेकिन नरेगा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नरेगा शुरुआत में था आपका, है ना। 2009 ईस्वी में दोस्तों इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया गया, है ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो गया आपका, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर, गांधी जी जब ही आ गए तो 2 अक्टूबर यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, है ना। गांधी जी आ गए तो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर इसको जोड़ा गया था। 2 अक्टूबर 2009 को दोस्तों इसको किया गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया था। तो ये डेटवा आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ये डेटवा आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 15 नंबर, कि काम के बदले अनाज राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई थी। ये सारे सवाल जो है ना आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में दिया गया, पढ़िएगा एनसीईआरटी, है ना, वहीं से क्वेश्चन आया है। कह रहा है काम के बदले अनाज राष्ट्रीय योजना कब शुरुआत हुआ था? काम के बदले अनाज जो योजना शुरुआत हुआ था ये नवंबर, है ना, याद रखना है, ये सब चीज याद रखने वाला है ना। नवंबर 2004 में ये शुरुआत हुआ था आपका, ठीक है। नवंबर 2004 में शुरुआत हुआ था, ये भी हुआ था मनमोहन सिंह के सरकार में आपका, ठीक है ना। तो काम के बदले अनाज योजना सर्वप्रथम जो लागू हुआ था दोस्तों, ये महाराष्ट्र में लागू हुआ था, नोट कर लीजिएगा, है ना। ये कहाँ लागू हुआ था? ये महाराष्ट्र में लागू हुआ था आपका सबसे पहले। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 16 नंबर, कि 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? ये भी क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। तो भारत में जो भयंकर अकाल पड़ा था ये पूछ रहा है, प्रथम नहीं पूछ रहा। अगर प्रथम पूछता ना तब दूसरा आंसर हो जाता, ठीक है। अगर प्रथम यहाँ पर आपको भूकंप पूछा दिया जाता तो दूसरा हो जाता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किस राज्य में पूछ रहा है। तो राज्य जैसे ही पूछे तो बंगाल मारिएगा, ठीक है। बंगाल में दोस्तों भयंकर भूकंप आया था आपका 1943 ईस्वी में, हजारों लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। अगर पूछता कि बंगाल में प्रथम अकाल कब पड़ा था, है ना, प्रथम अकाल कब पड़ा था बंगाल में, प्रथम अगर पूछे, बंगाल में प्रथम अगर पूछे तो 1770-72 में हुआ था आपका, ठीक है। प्रथम अकाल 1770-72 में हुआ था आपका, प्रथम अकाल हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 17 नंबर, कहाँ गया जी, काहे भाग रहा है। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का अंग है? देखिए भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा प्रणाली, है ना, तो भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का, कहाँ मच्छर लग रहा है, तो भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का अंग कौन सा है ना। तो ऑप्शन दिया गया है खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ए और बी दोनों। आज देखिए नियुक्ति पत्र सब लोगों को मिल गया, है ना, औपबंधित नियुक्ति पत्र मिला है, अभी फाइनल नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, फाइनल में अभी थोड़ा सा इंतजार करना है ना, लगभग अभी, क्योंकि फिर से जो भी लोगों को औपबंधित नियुक्ति पत्र मिला है सभी लोगों का डॉक्यूमेंट एक बार फिर से चेक होगा, उसके बाद ही उनको फाइनल नियुक्ति पत्र मिलेगा और धीरे धीरे करके सभी लोगों को स्कूल भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग जो आप लोग हैं, है ना, जो लोग
थोड़ा सा के लिए चूक गए हैं तो मेहनत लगातार करते रहिए, अगला बार आप सभी का बिल्कुल होगा, है ना। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए और अपने आप पे, ऊपर वाले से ज़्यादा अपने आप पे भरोसा रखिए, ठीक है। ऊपर वाले भी उसी का हेल्प करते हैं जो मेहनत करते हैं, ठीक है ना, अन्यथा ऊपर वाले भी सहायता नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताइएगा हमको। निम्नांकित में से कौन भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का अंग है ना। और देखिए आप सभी में से, है ना, एसएसटी में, है ना, जो सोशल साइंस में जो कैंडिडेट होंगे, पुरुष कैंडिडेट, है ना, सोशल साइंस में जो पुरुष कैंडिडेट होंगे 70 प्लस अगर वाले कोई हैं, ठीक है, क्योंकि 70 आपका 69 गया था आपका किसका, तो ईडब्ल्यूएस का गया था, और 72 आपका बीसी का गया था, और 74 आपका गया था जनरल का दोस्तों। तो हम ये थोड़ा सा डाटा निकाल रहे हैं कि कितने हैं जो बाउंड्री लाइन पर हैं, है ना। थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कि कितने स्टूडेंट हैं जो बाउंड्री लाइन पर हैं, है ना। तो बाउंड्री लाइन पर यानी कि 70 प्लस वाले जो होंगे वो कमेंट करना है ना। हमारा नंबर आपको दिया गया है, उस नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमारा इतना है, और आप अपना स्कोर कार्ड भी एक बार बताइएगा। थोड़ा सा आप अपना रोल नंबर वगैरह छिपा दीजिएगा, उससे हमको मतलब नहीं है ना, अपना खाली नाम रहने दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नांकित में से कौन भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का अंग है। क्योंकि देखिए सेकेंड मेरिट लिस्ट आने वाला है ना, सेकेंड मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा कुछ दिन में। तो जो बाउंड्री लाइन पर हैं, है ना, जैसे कि 72 गया है, तो 72 गया है तो 71 वाला का उम्मीद है कि होना चाहिए, है ना। तो जो बाउंड्री लाइन पर है थोड़ा सा बताइएगा कि 71 वाले कितने हैं आपका बीसी में, है ना, बीसी सामाजिक विज्ञान में 71 किनका किनका है। और अगर जनरल के कैंडिडेट है ना, अगर जनरल के कैंडिडेट हैं तो 73 किनका किनका है, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस का है तो 68 69 किसका किसका है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बाउंड्री लाइन पर मैं सभी कैंडिडेट को कह रहा हूँ, ये महिला हो, है ना, महिला का जितना आपका कट ऑफ गया है तो जो बाउंड्री लाइन पर होंगे एक नंबर पीछे वाला, क्योंकि उन्हीं का थोड़ा सा उम्मीद बनता है कि हो जाएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट में, है ना। तो वो थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, नंबर आपको दिया गया है, ठीक है, ताकि एक आंकड़ा निकल सके, डाटा निकल सके। और आज ही देखिए एक आया था हमारे पास लेटर जो पश्चिमी चंपारण का था, जिसमें सामाजिक विज्ञान का दोस्तों 14 सीट खाली हुआ है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में मतलब कि रिजल्ट जो आया था, जितना रिजल्ट आया है उसमें से 14 जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो मतलब कि काउंसलिंग नहीं करवाए हैं, है ना। तो वो सीट तो खाली हो गया आपका, 14 स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं करवाए, क्योंकि काउंसलिंग अब खत्म हो गया है ना। 31 तारीख तक लास्ट डेट था काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग अब समाप्त हो गया है। 14 स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान में आपका नहीं करवाए हैं। तो ये 14 एक जिला में 14 एवरेज अगर हम मानते हैं तो लगभग 38 जिला है दोस्तों, है ना। तो एक जिला से अगर हम 10 को भी मानते हैं तो 380 यानी कि लगभग 400, है ना, 400 सीट आपका आ सकता है सामाजिक विज्ञान में, और जो बाउंड्री लाइन पर हैं उनका हो सकता है, ठीक है। इसीलिए एक डाटा थोड़ा सा हम कलेक्ट कर रहे हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। निम्नांकित में से कौन भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का अंग है। खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ए और बी दोनों। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ए और बी यहाँ पर दोनों हो जाएगा आपका, है ना। भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा प्रणाली में दोस्तों यहाँ पर खाद्यान्न की सुरक्षित भंडार भी आ जाएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी आ जाएगा, है ना। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा एक बार लाइक भी थोड़ा सा कर दीजिएगा। प्रश्न है कि निर्धन से भी निर्धनतम व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना आरंभ की गई है। देखिए बहुत सारे लोग जो सक्षमता जो परीक्षा होने वाली है आपकी, है ना, तो सक्षमता परीक्षा के लिए भी ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं दोस्तों, उसके लिए भी ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो उसका हम अलग क्लास चलाएंगे ही सक्षमता परीक्षा वाला, लेकिन वो आप ये भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान सामान्य अध्ययन जो है ना, सामान्य अध्ययन का कोई पलन बताए, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, ये हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछ लेगा, यही क्वेश्चन आपको बैंक में पूछ लेगा, यही क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछ लेता है, यही क्वेश्चन टीचर वाला में भी पूछता है, ठीक है। ये सब कहाँ से आया, सब एनसीईआरटी से ही तो आया है, या वहीं से तो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बताइए दोस्तों आपका 18 का आंसर क्या होगा। 18 क्वेश्चन है कि निर्धन से भी निर्धनतम व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना आरंभ की गई थी। देखिए गरीबों में गरीब, है ना, जो गरीबों में गरीब है दोस्तों, उसके लिए एक योजना चलाई गई थी, अंत्योदय अन्न योजना, है ना। आप नाम सुने होंगे और ये सिलेबस में आपको पढ़ना है, अंत्योदय अन्न योजना, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गरीबों में गरीब, ठीक है। गरीबों में गरीब के लिए ये योजना सरकार के द्वारा चलाई गई थी। और ये योजना जो चली थी दोस्तों, अंत्योदय अन्न योजना, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में आपका दोस्तों ये चला था। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 19 नंबर। 19 नंबर है कि हमारे देश का
अच्छा, कौन सा वर्ग निर्धनता से अधिक भेद होता है ना? तो हमारे देश का यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कट गया, हमारे देश का कौन सा यहाँ पर था, है ना? कौन सा वर्ग निर्धनता से अधिक भेद होता है? कृषि, श्रमिक, अनियमित मजदूर, ये अभी दोनों। देखिए हमारे देश का कौन सा वर्ग है, तो ये तो सबको पता है कि हमारा देश का वही वर्ग है, कृषि श्रमिक जो वर्ग हैं और जो मजदूर वर्ग हैं, है ना? ये सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको गरीबी से यहाँ पर जूझ रहे हैं, है ना? गरीबी से जूझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको दोस्तों 2 वक्त की रोटी भी मतलब कि नसीब नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 20 नंबर सवाल कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को भोजन में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्रामीण में कितनी होती है और शहर में कितनी होती है, दोनों आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो होते हैं उनके लिए 2400 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और जो शहरी क्षेत्र हैं दोस्तों उनको 2100 कैलोरी का, है ना? जो शहरी क्षेत्र हैं उनको 2100 कैलोरी और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको 2400 कैलोरी। देखिए ग्रामीण क्षेत्र को ज़्यादा क्यों है जरूरत पड़ती है ना? देखिए ग्रामीण क्षेत्र को जरूरत तो ज़्यादा पड़ती है कैलोरी की, लेकिन उसके अनुसार उनका बेचारा दोस्तों इनकम नहीं है ना? शहरी क्षेत्र में इनकम है, इनको कैलोरी भी कम चाहिए, क्योंकि शहर के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं, ठीक है ना? लेकिन जो गाँव के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, खेतों में हो गया, मजदूरी हो गया, है ना? बहुत सारा वर्क है, तो वो हार्ड वर्क होता है दोस्तों, इसीलिए उनको कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका, यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कैलोरी वाला जो मामला है दोस्तों कि शहरी क्षेत्र को और ग्रामीण क्षेत्र को इतनी कैलोरी मिलनी चाहिए प्रतिदिन, है ना? अगर नहीं मिल रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे गिने जाएंगे। ये कौन से समिति के अनुसार है दोस्तों? तो ये लक्कड़ वाला समिति, है ना? लक्कड़ वाला समिति का नाम सुने होंगे। 1989 में दोस्तों ये समिति अपना रिपोर्ट दी थी कि इसी समिति में बताया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से नीचे अगर उनको मिल रहा है ना, भोजन मिल रहा है, तो वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे। और अगर शहरी क्षेत्र में 2100 से नीचे मिल रहा है तो वो गरीबी क्षेत्र से नीचे रहेंगे आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा लक्कड़ वाला समिति से। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, कह रहा है कि शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को भोजन में प्रतिदिन कितनी कैलोरी होती है? तो शहरी क्षेत्र भी बता दिए 2100 कैलोरी, है ना? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 2100 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, अभी आपको बता दिए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 22 नंबर सवाल कह रहा है कि सरकार द्वारा वर्ष 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों के एक व्यक्ति के लिए प्रति माह निर्धनता रेखा की राशि निर्धारित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना? अभी तो यहाँ पर हम कैलोरी देखे थे, अब जो ये क्वेश्चन आ गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में 2005 के अनुसार यहाँ पर दिया गया। ऐसे मैं आपको डाटा में बता देता हूँ, यहाँ पर 2005 वाला यहाँ पर दिया गया है ना दोस्तों। 5 वाला तो ऐसे जल्दी नहीं पूछेगा, 5 वाला से अच्छा आप 2011-12 वाला आप याद रखिएगा, है ना? 2011-12 वाला भी मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो 2005 में पहले ये बता दीजिए, क्योंकि आपके बुक में 5 में ही दिया गया था, ठीक है, वो बुक में अपडेट नहीं किया गया है। तो भारत सरकार द्वारा 2005 में दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के एक व्यक्ति के लिए प्रति माह निर्धनता रेखा की राशि कितना निर्धारित किया है? तो ग्रामीण में जो किया गया है वो ग्रामीण में किया गया है आपका 356 रुपया, ठीक है। ग्रामीण में किया गया है 356 रुपया। अगर इससे कम वो कमा रहा है प्रति माह, है ना, सोच रहे हैं ना, प्रति माह अगर 356 रुपया से कम कमा रहा है तो गरीबी रेखा से नीचे आएगा दोस्तों। कितना कम है 356 रुपया? 356 रुपया कुछ है जी, एक बार मार्केट निकलिएगा उड़ जाएगा फुर से, है ना? और एक एक महीना का मतलब कि सरकार के द्वारा ये निर्धारित किया गया था आपका, है ना? और ठीक है, चलिए ये तो था आपका ग्रामीण क्षेत्र में, आंसर हो जाता आपका, आंसर नंबर बी हो जाता। मैं चलता हूं अगला सवाल भी देखिए इसी से संबंधित है और इसमें मैं आपको सारा चीज क्लियर कर दूंगा। यहां पर कह रहा है कि सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शहरी क्षेत्र के एक व्यक्ति के लिए प्रति माह निर्धनता रेखा की राशि कितनी है ना? ग्रामीण क्षेत्र में अभी आपको बताया कि 356 रुपया, है ना, प्रति माह होनी चाहिए। और शहरी क्षेत्र में 2005 के अनुसार कितना होना चाहिए? तो शहरी के अनुसार दोस्तों 538 रुपया होना चाहिए, ठीक है। शहर में कितना था 2005 के अनुसार? 538, और गांव में कितना था? 356 था। लेकिन 2011-12 का डाटा थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है। 2011-12 के अनुसार दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपया प्रति माह, है ना, याद रखिएगा। और शहरी क्षेत्र में दोस्तों 1000 रुपया प्रति माह से अगर कम इनकम है तो आप क्या होंगे? गरीबी रेखा से नीचे गिने जाएंगे आपका, ठीक है। गरीबी का ये मापदंड है आपका, है ना। तो ये 2011-12 के अनुसार 816 है और आपका 1000 है, आपको शहरी में 816 हो गया, ग्रामीण में आपका, दोनों आप ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 नंबर सवाल है कि यह किसने कहा था? कह रहा है कि स्फीति
अनुचित है परंतु अस्फीति अविवेकपूर्ण है, दोनों में अस्फीति बुरी है। ये कथन किसका था? देखिए ये कथन किसका था? जे.एम. किन्स का, अमर्त्य सेन का, जे.जी. गुरले का या फिर जे.एन. भगवती का? ये जो कथन था दोस्तों जे.एम. किन्स का था ना। राइट आंसर हो जाएगा इसका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। और जे.एम. किन्स ने ही कहा था कि स्फीति अनुचित है परंतु अब स्फीति अविवेकपूर्ण है, दोनों में अब स्फीति बुरी है ना। दोनों में बुरी कौन है? तो अब स्फीति दोनों में बुरी है। ये कथन था दोस्तों किसका? तो ये जे.एम. किन्स का ये कथन था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मुद्रास्फीति कहते किसको हैं, है ना। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य जो होता है वो कम हो जाता है ना, और वस्तु का मूल्य यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, उसे ही कहते हैं आप मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार के द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है ना। तो मुद्रास्फीति अगर आता है तो सरकार के द्वारा कौन सा उपाय किए जाने वाला नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। 25 का आंसर क्या होगा? उपभोग में बढ़ोतरी करेंगे तो बिल्कुल गलत बात है। उत्पादन में वृद्धि करेंगे ये तो ठीक है। घाटा वित्तीय में कमी ये भी ठीक है। कराधान उपाय ये भी ठीक है आपका। उपभोग में बढ़ोतरी जो है दोस्तों ये वाला उपाय गलत है आपका, है ना। उपभोग में वृद्धि से क्या होगा? मांग में वृद्धि होगी, और मांग में वृद्धि से क्या होगा? कीमत स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है, और कीमत स्तर में वृद्धि होगा तो इससे क्या होगा? मुद्रास्फीति नियंत्रित नहीं होगी बल्कि और बढ़ती है। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका 26 नंबर की धन यानी कि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या होता है ना। मुद्रा क्या है आपके पास? बहुत ज्यादा है, रुपया आपके पास खूब है, एकदम लुटा रहे हैं, है ना, लेकिन सामान है ये नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? मुद्रास्फीति, इसी को तो मुद्रास्फीति कहेंगे, है ना। इसी को तो कहेंगे दोस्तों स्फीति, है ना। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसी को तो कहेंगे मुद्रास्फीति, है ना। आपके पास धन बहुत ज्यादा है, रुपया बहुत ज्यादा है, आप जो सामान लेने गए हैं वो सामान बहुत कम है तो रुपया दाना ज्यादा देना पड़ रहा है, इसी को कहेंगे आपका मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला है आपका 27 नंबर की मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति होने का कारण क्या है? देखिए मुद्रास्फीति होने का कारण है कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाता है ना। मुद्रा जो पूर्ति है उसमें क्या हो गया? वृद्धि होने से दोस्तों आपको मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है। ठीक है, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से, है ना, यानी कि मुद्रा का मूल्य क्या हो गया है? घट गया है आपका। अगला प्रश्न है देखिए आपका 28 नंबर। 28 नंबर है कि स्टैगफ्लेशन क्या है? बताइए, स्टैगफ्लेशन क्या है? बताइएगा 28 नंबर। देखिए स्टैगफ्लेशन में होता है कि जब एक ही साथ, है ना, एक ही साथ यानी कि मुद्रास्फीति और यानी कि तेजी, ठीक है, मुद्रास्फीति का मतलब तेजी, और मंदी यानी कि गतिरोध अथवा बेरोजगारी की स्थिति हो तो उसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। यानी कि एक ही साथ दोस्तों मुद्रास्फीति भी हो गया और गतिरोध भी हो गया तो इसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। यानी कि ऑप्शन हमारा है गतिरोध और मुद्रास्फीति दोनों एक ही बार होगा, है ना। दोनों मार्केट में एक ही बार आ गया, मुद्रास्फीति, है ना, और ये दोनों हो गया, गतिरोध भी हो गया, तो इसको हम कहेंगे क्या? स्टैगफ्लेशन। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला आपका 29 नंबर की मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? मुद्रास्फीति से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे दिया है ना, ताकि सारा कंफ्यूजन आपको दूर हो जाए। मुद्रास्फीति का तात्पर्य है कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, है ना। मुद्रा आपूर्ति में क्या है? वृद्धि हो रहा है यहाँ। मुद्रा बजट घाटे में वृद्धि थोड़ी होगा, सामान्य मूल्य सूचकांक में वृद्धि, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, इसी को कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर सवाल है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? देखिए मुद्रास्फीति जनित मंदी आया तो इसको परिभाषित आप कैसे करिएगा? तो कह रहा है कि ऑप्शन पढ़िएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो 30 का आंसर क्या होगा? मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाएगा? यानी कि ऐसी स्थिति दोस्तों जिसमें किसी देश में लगातार मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी एक साथ चलती है ना, और इसमें क्या होता है कि उत्पादन का स्तर नीचा बना रहता है, इसी को तो कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो आंसर हो जाएगा उच्च महंगाई, कम वृद्धि और उच्च बेरोजगारी, है ना। यानी कि उच्च महंगाई भी है और वृद्धि कम हो रहा है तो बेरोजगारी उच्च होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर कि मुद्रास्फीति जनक मंदी किसकी अवधि है? मुद्रास्फीति जनक अवधि कह रहा है ना, मुद्रास्फीति जनक मंदी कह रहा है। मुद्रास्फीति जनक मंदी किसकी अवधि है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी, तो इसी को कहते हैं हम स्टैगफ्लेशन, है ना। इसी को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन।
फ्लेशन कहा जाता है, यानी कि स्फीति जनित मंदी। ठीक है, यानी कि उच्च मुद्रास्फीति भी है और उच्च बेरोजगारी भी है, यानी कि स्टैगफ्लेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है, और देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए देखिए ये जो पीडीएफ मिलेगा ना, तो ये पीडीएफ आप सीटेट में भी यूज कर सकते हैं। सीटेट में भी तो आपको एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से संबंधित आपको दोस्तों बीपीएससी सेकेंड फेज के लिए 6 से लेकर के 10 क्लास तक आपका, है ना, 6 से 10 क्लास तक आपका एमसीक्यू नोट्स के रूप में आपको मिल जाएगा। ये नंबर आपको दिया गया है, और जो भी सवाल होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। प्रश्न है आपका 32 नंबर। 32 नंबर है कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? बताइए, महालनोबिस मॉडल का संबंध जो है किस पंचवर्षीय योजना? पंचवर्षीय योजना तो खैर अब समाप्त हो गया है, लेकिन ये कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, ये पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट था। मोदी सरकार इसको समाप्त करके नीति आयोग ला दिया आपका 1 जनवरी 2015 ईस्वी से, है ना। तो पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना तक आपका चला था, उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। 32 का आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो महालनोबिस का संबंध जो था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थे आपका। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से इसका संबंध था आपका। और प्रथम पंचवर्षीय योजना से कौन संबंधित है? कमेंट करके फटाफट बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। 33 कह रहा है कि 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? देखिए 1934 के लिए दोस्तों, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? हाँ ना, तो ये नियोजित अर्थव्यवस्था से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका नाम है सर एम विश्वेश्वरैया। बहुत बार पूछा गया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। यहाँ पर आपको करना है मिलान, तो मिला दीजिए। एक साइड बंबई प्लान है, एक तरफ कौन दिया था? बंबई प्लान, जन योजना, गांधीवादी योजना और सर्वोदय योजना। कौन कौन हो जाएगा 34 का दोस्तों? बॉम्बे प्लान हो जाएगा आपका जेआरडी टाटा के द्वारा, है ना। बॉम्बे प्लान जेआरडी टाटा मिल जाएगा। जन योजना मिल जाएगा आपका एमएन रॉय, जन योजना एमएन रॉय। गांधीवादी योजना मिल जाएगा आपका दोस्तों नारायण अग्रवाल, और आपका सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। यानी कि 4 3 2 1, है ना, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 नंबर कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छपेगा एकदम सवाल एग्जाम में, याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, है ना, एनडीसी, है ना, इसको शॉर्ट में आपको एनडीसी भी दे देगा आपको। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 6 अगस्त 1952। तो इसमें तो रटने वाली बात है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ये आप यहां से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। 36 है कि गरीबी उन्मूलन, है ना, पॉवर्टी एवोल्यूशन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये भी बहुत बार पूछा गया है। गरीबी उन्मूलन का जो नारा दिया गया था कौन से पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पंचवर्षीय योजना था दोस्तों आपका पंचम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपको दिया गया था गरीबी उन्मूलन का नारा। 1970 ईस्वी में यह नारा आपको दिया गया था आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और वीडियो को थोड़ा सा आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कर ना दीजिए, क्या दिक्कत है ना, पैसा थोड़ी लग रहा है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। कोई सवाल हो तो चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइव चैट में कमेंट नहीं कीजिएगा। लाइव चैट में कीजिएगा तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, वीडियो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कोई भी सवाल हो, किसी प्रकार का सवाल हो, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी आपका कमेंट हो पाएगा। प्रश्न है कि उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार क्या है? तो उपभोक्ताओं के शोषण, है ना, आप उपभोक्ता हैं, हम भी तो उपभोक्ता हैं, हम भी तो मार्केट में सामान खरीदते हैं, तो हम उपभोक्ता हुए। अर्थ हमारा शोषण किस प्रकार से होता है? आप बाजार में जाते हैं दोस्तों तो आपको क्या करता है? डंडी मार लेता है, तो शोषण हुआ ना जी। मिलावट कर दिया तो शोषण हुआ कि नहीं? भ्रामक प्रचार के द्वारा आपको शोषण कर लिया, है ना। देख रहे हैं ना, फेयर लवली का प्रचार होता है, क्या फेयर लवली से आदमी गोर होता है ना, और मंगरेला बन जाता है। ठीक है, इसीलिए वो सब चीज मत लगाइएगा, है ना, खराब ही करेगा, कोई फायदा नहीं है फेयर लवली से। ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, ये सभी शोषण के प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ये तो रटने वाला सवाल हो गया।
है ना। तो उपभोक्ता संरक्षण एक्ट जो पारित हुआ था आपका, कब हुआ था आपका 1986 ईस्वी में हुआ था, याद कर लीजिएगा 1986। और अगर पूछे आपसे कि उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 है और बाल संरक्षण एक्ट कब है ना, बाल मने बालक, ठीक है, बाल मने आपका केस नहीं, बालक, ठीक है। तो बाल संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था, लाया गया था, ये भी 86 में लाया गया था। और उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम लाया गया था, ये भी 86 में लाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 39 नंबर। 39 सवाल कह रहा है दोस्तों कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। अब देखिए उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम के तहत, ये उपभोक्ता संरक्षण एक तो आपका 1986 में ला दिया गया। अगर आपके साथ कोई गलत होता है तो आप जाकर के केस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये सुनेगा कौन? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दोस्तों उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसको है? तो राज्य सरकार को है, राष्ट्रीय आयोग को है, दोनों को है, या कोई किसी को नहीं है? तो ये दोस्तों आपको दोनों के है ना, राज्य सरकार, राज्य आयोग को भी है और राष्ट्रीय आयोग को भी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और 40 नंबर सवाल है कि सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना। महिलाएं लोग तो जाती है, खूब सोना पसंद है, ठीक है, तो लेकिन उसको ये नहीं पता है कि हॉलमार्क कितना वाला लेना चाहिए, है ना, ठग देता है ना। अभी भी गांव ग्रामीण में ये सब होते रहता है, गांव घर में, ठीक है। अब तो खैर लोग जागरूक हो गए हैं, ठीक है। तो 24 कैरेट का यहाँ पर सोना होता है, ठीक है, असली सोना, शुद्ध सोना। लेकिन 24 कैरेट का तो आपको गहना बनेगा नहीं, 24 कैरेट का बन ही नहीं पाएगा, है ना, वो एकदम लुर होगा। तो लुर होगा तो कैसे बनाइएगा, नहीं बन सकता है। तो उसमें मिलाया जाता है तांबा वगैरह, ठीक है। तो 22 कैरेट का आपको मिलेगा, 22 कैरेट का नहीं तो आप 18 कैरेट का ले सकते हैं, ठीक है। 18 कैरेट नहीं तो 22 कैरेट, यही दोनों आपको बनता है गहना में आपका, ठीक है ना, सोना चांदी आपका, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। और ये इसमें एक मार्क लगा है, हॉल मार्क रहता है, एक मार्क रहता है, हाँ देखिए हॉल मार्क रहता है आपका, ठीक है, हॉल मार्क लगा रहता है दोस्तों, ठीक है, सोना पर आपका। अरे तो कहते हैं ना कहाँ हॉलमार्क लगा हुआ, एकदम तन्नी को लिखल रहेगा दोस्तों, मार्का लगा रहता है, ठीक है। आप देख के लीजिएगा सोना होगा ना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों। और एक मार्क किस पर लगल रहता है बताइए? तो एक मार्क जो होता है ना, तो वस्तु जो खरीदते हैं ना आप मार्केट से, बहुत सारा सामान देखिएगा तो उसमें एक मार्क चिन्ह लगल रहता है, ठीक है। तो एक मार्क का प्रयोग दोस्तों उपभोक्ता वस्तु के प्रयोग पर चिन्ह लगा रहता है आपका, ठीक है। और हम लोग देखते हैं ISI, है ना, ISI मार्का लगल है तो ओरिजिनल सामान है, ISI मार्का नहीं लगल है तो डुप्लीकेट है, ठीक है। तो ISI मार्का देख के लीजिएगा, है ना। ISI सोनवा पर नहीं लगल रहेगा, सोनवा पर हॉल मार्क रहेगा आपको, ठीक है। तो ISI जो है ना, ये टिकाऊ उपयोगी वस्तु का चिन्ह प्रयोग किया जाता है आपको, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे इसी नंबर पर। अभी देखिए वैकेंसी आने वाला है और कल देखिए है 3 तारीख, है ना, कल है 3 तारीख। और देखिएगा कल से फॉर्म भराता है कि नहीं, जैसे होगा आप लोग को बताया जाएगा, है ना, किस अनुसार से फॉर्म भराएगा, कौन भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है ना। अगर आ जाता है तो आप लोग को बता देंगे, जैसा भी अपडेट होगा आप लोग को देते रहेंगे। तो जो अभ्यर्थी थोड़ा सा चूक गए हैं घबराइएगा नहीं, है ना, बस धैर्य बना करके तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। तैयारी करते रहना है, धैर्य बना करके, ठीक है। संघर्ष ही दोस्तों आपको सफलता दिलाएगी एक दिन, है ना। तो न्यू बैच के लिए यहाँ पर एडमिशन चल रहा है, फिलहाल अभी ऑफर है 351 का, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, है ना। और इसमें नए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 351 मात्र यहाँ पर चार्ज है। और उनको NCERT आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, 6 से लेकर के 10 क्लास तक आपको NCERT, सामाजिक विज्ञान का आपको, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, चैप्टर वाइज मिलेगा आपको, है ना। और क्लास वाइज मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिस करने में सहूलियत होगा। बस जितना हम देंगे उतना आपको करना जरूरी है, नहीं करिएगा तो रिजल्ट का गारंटी नहीं है ना, पहले बोल देते हैं। लेकिन रिजल्ट का गारंटी तभी है जितना देंगे उतना आपको कर लेना है, रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए तो एक ज़बरदस्त ऑफर है। जो पुराने स्टूडेंट का मतलब जो हमारे BPSC फर्स्ट फेज में जुड़े थे और रिजल्ट नहीं हुआ, 2-4 नंबर से छूट गए हैं, तो 50% का उनको छूट है। 351 में ही 50% की छूट अभी उनके लिए है। मात्र 175 पे कीजिए और आप जुड़ जाइए, ठीक है। तो ये नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा आपका, है ना, ये नंबर आपको दिख रहा होगा 78 57 82 43 10 है। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप इस पर आपको पे करना होगा, है ना। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा भाई साहब, और हमारे इसी नंबर पर, है ना, ये हमारा व्हाट्सएप भी है, ठीक है। तो इसी नंबर पर आप हमको भेज दीजिएगा, आपका जो भी व्हाट्सएप होगा उससे हमको भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूँ और आपकी तैयारी पूरा हो सके, है ना। और ये हमारा भविष्य अगर बनाना है दोस्तों तो BPSC सेकेंड फेज में तैयारी में लगे रहिए। अब आपके पास ज़्यादा दिन समय नहीं है, मात्र 1 के महीना टाइम है, और यही 1 के महीना में आपका किस्मत लिखाएगा
ठीक है, यही 1 के महीना में आपका किस्मत लिखा जाएगा। पढ़िएगा तब ना, ऐसे कैसे होगा। ठीक है, तो ये आपको PDF मिल जाएगा, आप यहाँ से ले लीजिएगा। 351 मात्र अभी चार्ज है 3 तारीख तक। ठीक है, 3 तारीख तक ये आपको ऑफर है, उसके बाद आपका फी ये बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम तैयारी करते रहिए ज़बरदस्त तरीके से, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।